अगर आप बैंक एम्प्लॉइज या पेंशनर्स हैं और 12th बाइफरटाइट की लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 7 दिसंबर को 12th बाइफरटाइट के एमओयू साइन होने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जिसमें मेजर इशू पेंशनर्स के लिए एक्स ग्रेशिया की बात की गई है, जो कि अपने आप में एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके बारे में कई प्रकार की अटकलें लगी हुई हैं और पेंशनर्स के काफ़ी समय से जो डिमांड पेंशन अपडेशन की चल रही थी, उस डिमांड को डाइवर्ट करने के लिए ये प्रयास किया गया है कि एक्स ग्रेशिया की क्लॉज लगा करके किसी न किसी ढंग से इस मूवमेंट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। इसके लिए यह व्यू को काफ़ी लोग कंडेम कर रहे हैं और मैंने भी कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें कि वस्तुस्थिति पर चर्चा की है। अब कई पोस्ट सोशल मीडिया में चल रही हैं। मेरे पास आज 2 पोस्ट आई हैं। एक तो एनोनिमस है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी कर रखा है और मैं भी अपने वीडियो में इसी प्रकार के विचार व्यक्त करता रहता हूँ। मुझे वो पोस्ट काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से ये आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। दूसरी पोस्ट उसी पोस्ट से संबंधित है। श्री राघवेंद्र राव, जो कि एसबीआई के एक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने भी उस पोस्ट के बारे में अपने कमेंट किए हैं। तो मैं दोनों पोस्ट पे चर्चा करूँगा अभी। आइए पहले हम एनोनिमस जो पोस्ट आई है उस पर चर्चा करें। इस पोस्ट का हेडिंग है फूड फॉर थॉट बाय एन अननोन पर्सन। If the UFBU, AIBOA and other signatories of MOU are transparent, they should have made it clear what were the demands of unions on the pension updation. It all are opaque. ये उनका कहना बिल्कुल सही है कि यदि यूनियंस या यूएफबीयू को पहले पेंशन अपडेशन की जो पेंशनर्स की डिमांड है उसको सामने रखना था, फिर उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट का अलग से प्रपोजल था तो उसके बारे में चर्चा करते और फिर जो भी सामने निष्कर्ष निकलता उस हिसाब से एमओयू साइन करते। लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें सामने नहीं लाई गई, सबको किसी तरह से हाइड किया गया है। दूसरा पॉइंट है, यस द मैटर वाज और इज will alive for more than 2 decades in general and gaining momentum only after the updation of pension to RBI pensioners. जो ये अपडेशन का मुद्दा है, आरबीआई पेंशनर्स के अपडेशन के बाद काफ़ी जोरों से पकड़ा हुआ है। इससे पहले एमसी सिंगला केस काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है, जो कि अभी 2016 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, जिसकी सुनवाई मार्च 2024 में पूरे दिन के लिए रिजर्व की गई है। लेकिन आरबीआई का पेंशन अपडेशन 2019 और 2023 में होने के बाद अब पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशनर काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज सेड दैट द पीएसबी pension funds have not had the paying capacity for pension updation. Is it the mistake of poor pensioner or mistake of PSB by not making yearly actuaries and provisions of necessary fund from their balance sheet? Kindly note, SBI has been doing this statutory provisions as and when it is required, and largest provisions of rupees 12,000 crores to the SBI employees pension fund from balance sheet of SBI during the tenure of then chairperson Mrs. अरुंधति भट्टाचार्य। ये थर्ड पॉइंट में जो लिखा है ये काफ़ी समय से मैं भी इसको प्रोपोगेट करता आया हूँ कि जब कभी भी पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन करना होता है तो बैंकों को हर साल प्रोविजन करना चाहिए, क्योंकि पेंशन
सैलरी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है और उसके लिए जैसे सैलरी के एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उसी ढंग से पेंशन के एक्सपेंडिचर भी होने चाहिए और हर साल उसके लिए फंड ईयरमार्क करके पेंशन फंड में डाला जाना चाहिए। चाहे बैंक को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसका कोई भी लिंक नहीं है पेंशन फंड्स के साथ। यदि किसी भी बैंक को लॉस होता है, क्या एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देते हैं? यदि एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं तो फिर पेंशनर्स को पेंशन भी देना बैंक का ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। ये हमेशा हर साल स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से उसका प्रोविजन एक्चुअल असेसमेंट करा करके करना चाहिए और नहीं तो 10% या 10%, 12% ऑफ employees working as well as any shortfall in pension fund has to be made from balance sheet। लेकिन ये ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, वो उस समय प्रोविजन नहीं करते अपना प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट के प्रेशर्स में की वजह से या कोई रीजन हो सकता है और उसका खामियाजा क्या पेंशनर्स भुगतेंगे। चौथा पॉइंट इसमें लिखा है, व्हाई आर द एसबीआई पेंशनर्स penalized despite having a robust corpus pension fund corpus more than 1.50 lakh crores of rupees and treated par with PSB pensioners under the disguise of paucity of funds। अब यहाँ पर एक सीधा सीधा प्रश्न किया गया है कि अगर पीएसबी के पेंशनर्स के लिए पॉसिटी ऑफ फंड्स की बात की जाती है तो एसबीआई के पेंशनर्स क्यों इसके लिए खामियाजा भुगते हैं, जिनके पास एक रॉबस्ट पेंशन फंड है 1.50 लाख करोड़ का और उसमें सफिशिएंट प्रोविजन है अपने पेंशनर्स को पेंशन देने का। उसको पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशन के साथ लिंक करना एक गलत तर्क है। हर बैंक का जो पेंशन फंड है वो बैंक वाइज ही है और उस बैंक को ही असेस करा करके एक्चुअल वैल्यूएशन करा करके पेंशन का प्रॉपर पेमेंट करना उस बैंक की लीगल लायबिलिटी है। फिफ्थ पॉइंट है, द बेटर बेनिफिट फॉर एसबीआई staff were in those days when SBI plus SBI Staff Federation and Officers Federation, even in the NCBE era, we got something good for us. Things became bad to man when NCB joined hand with the political trade unions like AIBA। ये तो बात बिल्कुल सही कही गई है कि एसबीआई की जो पेंशनर्स की यूनियन है या फेडरेशन है वो सारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। जब कभी भी कोई ऑफिसर और एम्प्लॉयर रिटायर होता है तो उसको अपनी एक्टिंग जो एक्टिव फेडरेशन है या ऑफिसर्स की फेडरेशन है वहां से उसको उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है और वो उसके बाद किसी भी पद पर नहीं रह सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एआईबीए एआईबीए एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि पेंशनर्स भी एक्टिव यूनियन के मेंबर हैं, जैसे कि सीएच वेंकटचलम 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो आज भी एआईबी के हेड हैं। किसी भी ट्रेड यूनियन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है तो उस ट्रेड यूनियन के जो मेन मेंबर्स हैं उनका इंटरेस्ट सर्व करने के बजाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व किया जाता है और यही एआईबी आज कर रही है। सिक्स्थ जो पॉइंट लिखा है, इनफैक्ट एआईबी हैज बीन गेनिंग more and more over a period of 30 years better pension provision with the best commutation factors। ये तो फैक्ट है कि एसबीआई का कॉम्पिटिशन फैक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले कम है। सेकंड टाइम ऑप्शन फॉर पेंशन ड्यूरिंग द 9th bipartite settlement। Remember, CHB refused to sign in that settlement without a second option for pension to his members। अगर CHB उस टाइम रिफ्यूज कर सकते हैं एमओयू साइन करने के लिए या बाइपार्टाइट साइन करने के लिए
तो क्या आज भी यदि पेंशन अपडेशन के लिए बात करते और आईबीए रिफ्यूज करता तो वो एमओयू को साइन करने के लिए आज भी तो रिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया सीएसबी द्वारा। Now, same CSB is going to get 50% of last drawn pay for retirees or resignees or pro rata pension without competition for resignees with 10 years of service. ये 10 साल के सर्विस वालों को भी 50% पेंशन की बात की जा रही है, लेकिन ये कहाँ तक तर्क संगत है या आईबीए कहाँ तक मान, लेकिन एच भी बार बार पीएसबी के वर्कर के लिए सीधा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो पेंशनर्स की बात आती है तो तब उन्होंने पेंशनर्स के लिए सुपर एनुएशन बेनिफिट जैसे कि स्पेशल अलाउंस 10th और 11th बाइपर्टाइट में रखवाने के बाद पेंशन के पर्पज के लिए काउंट ना होने की वजह से पेंशनर्स को काफी नुकसान हो रहा है। ये उनकी शॉर्ट साइटेडनेस है, जिसकी वजह से हजारों लाखों पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है, और पेंशनर को ही नहीं बल्कि वर्किंग एम्प्लॉयज को भी, उनके मेंबर्स को भी नुकसान है, क्योंकि उनका सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए फंड का कंट्रीब्यूशन बैंक की तरफ से कम हो रहा है। So it is obvious who runs the show. The only solace we got in the policy be with the best benefit including e-pharmacy except current policy here because of a defunct Medibody. Hence, I am of the view that we are entitled to get our dues here from the SBI Employees Pension Fund, as pension is defined as a deferred wage for past services, as a property right, public fundamental right as enshrined in the Constitution of India and upheld by Supreme Court of India from time to time. DS Nagara, this is DS Nagara, Kasturi versus SBI, to name a few others. Once again, I reiterate that it was, as usual, making demand for each bipartite settlement, especially from 9th onward, as routine to give up at the final stage. Now the assumption that matter pension updation remains alive, but in coma stage as usual. Thanks for all who read this long post. ये एक anonymous पोस्ट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही ये उन्होंने लंबी पोस्ट कही है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में है, जिसमें कि सारी बातों को उन्होंने बता दिया है। और मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हूँ कि जिन्होंने इस पोस्ट को लिखा है। अगर वो अपना नाम और पता भी लिख देते तो शायद हमें और ज़्यादा जानकारी हो जाती कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने ये इतनी बढ़िया पोस्ट डाली है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो कि सभी पेंशनर भाइयों को और खास तौर पे एसबीआई के पेंशनर्स के लिए एक आई ओपनिंग है, और अब टाइम आ गया कि सभी पेंशनर्स को एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। चाहे वो एसबीआई का पेंशनर है, चाहे पीएसबी का पेंशनर है, पेंशनर तो पेंशनर है, और अपडेशन सभी का होना जरूरी है। इस पोस्ट के बाद मेरे पास दूसरी पोस्ट श्री राघवेंद्र राव जी की आई है, उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। Food for thoughts. I wonder why the gentleman who wrote the above excellent analysis does not want to reveal his name. He has posted his views without revealing his name. Does he lack courage to give his views frankly? Whom does he fear? It is this kind of a lack of courage and lack of alertness to what is happening outside, especially the doings of UFU, that have brought SBI pensioners to this pathetic position today. Bipartite settlement dated 7th December 2023 talks about IPA coming forward with ex gratia for pensioners instead of meaningful pension updation.
Our SBI Union and Officers Federation joined other bank unions in the 1990 to satisfy their own desire for power and status. And this has insulted today in SBI pensioners to stand at the mercy of AIBE and ABOB. SBI has its own special statutory status and robust pension funds corpus. SBI Pensioners Federation, SBI Officers Federation, and SBI Staff Federation must come together immediately and work more like putting at regular pension updation in SBI on the line of RBI model or even a better model. Do they have the courage and commitment to do this? And Raghavendra Rao, Hyderabad, 11th December 2023। दोस्तों, जो इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि एसबीआई की सारी पेंशनर्स एसोसिएशन यूनियंस और पेंशन फेडरेशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन और एसबीआई स्टाफ फेडरेशन, ये सभी मिल करके यदि एक साथ एकजुट होकर के काम करें तो पेंशन अपडेशन आरबीआई के फार्मूले में आसानी से या उससे भी बेटर हो सकता है। आपने ये देखा ही होगा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी केस लड़ा गया, उसमें भी एसबीआई की जो वर्किंग स्टाफ फेडरेशन है, उसने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उसने भी अपना 5-6 पेज का रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें कि काफ़ी वैलिड पॉइंट रेज किए थे। उससे भी डीएफएस की कमेटी को अपना डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिली है। तो मेरा ये मानना है कि एसबीआई के जो तीनों फेडरेशंस हैं, पेंशनर्स की फेडरेशन, ऑफिसर्स की फेडरेशन और स्टाफ फेडरेशन, वो मिल करके जब काम करेंगे तो हमें आरबीआई से भी बेटर पेंशन अपडेशन मिल सकता है। साथ ही यदि सारे बैंकों को एक साथ यूनाइट करके भी लड़ा जाए तो भी पेंशन अपडेशन बेटर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे बैंकों की जो पेंशन ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नहीं है। दोस्तों, इन दोनों पोस्ट को देखने के बाद ये तो सीधा सीधा पता लगता है कि यदि सभी पेंशनर्स एसोसिएशन और फेडरेशन सब एक होकर के लड़ें या वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनियंस हैं उनके भी यदि सपोर्ट मिल जाए तो पेंशन अपडेशन आसानी से हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यूएफबीयू द्वारा इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। दोस्तों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही दोस्तों में शेयर भी करें और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंक पेंशनर्स के इश्यूज से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।